नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के बच्चे आज मेरे साथ व्याकरण में पढ़ेंगे। व्याकरण का पढ़ेंगे पार्ट 1, भाषा और व्याकरण। बच्चों, जैसा कि पहली वीडियो में आप लोग अपना रीडर का जो वर्क मैंने कराया था, जो कार्य कराया था, चैप्टर 12 तक वो कंप्लीट हो चुका होगा और उसके साथ ही साथ आपका हाफरली एग्ज़ाम तक का अर्थात अर्धवार्षिक परीक्षा तक का सिलेबस उसमें कंप्लीट हो गया है। अब हम व्याकरण शुरू कर रहे हैं। लेकिन बच्चे, इससे पहले शुरू करने से पहले मैं एक बार आप लोगों को फिर याद दिलाऊंगी कि कोरोना महामारी के चलते आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जो कार्य आपको बताया जा रहा है घर पर बैठकर ही करिए, साफ और स्वच्छता के साथ। दूसरी बात बच्चों, मैं आपके माता पिता से कहना चाहूँगी कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी फ़ीस अभी रह गई है तो कृपया जल्दी से जल्दी विद्यालय में फ़ीस जमा करा दीजिए, क्योंकि आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम पार्ट 1, भाषा और व्याकरण। पहले पढ़ते हैं भाषा के बारे में। मनुष्य इस संसार का सबसे विवेकशील प्राणी है। विवेकशील माने जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता होती है। वह जिस समाज में रहता है वह उस समाज के अन्य सदस्यों के साथ उसे परस्पर विचार विनिमय की आवश्यकता पड़ती है। विचार विनिमय करना मीन्स विचारों का आदान प्रदान करना। मनुष्य के इन्हीं भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने की आवश्यकता ने जिस माध्यम को जन्म दिया वह भाषा है। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य को प्राणियों में धरती पर जितने भी जीवधारी हैं उन सब में सबसे अधिक बुद्धिशील, बुद्धिमान, विवेकशील माना जाता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अब इस विवेकशील बुद्धिमान प्राणी को जब एक दूसरे के साथ बात करने की आवश्यकता हुई, अपने विचारों को एक दूसरे के पास पहुँचाने की आवश्यकता हुई, तो वो आवश्यकता भाषा कहलाई, जिस माध्यम के द्वारा उस विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाया गया वो भाषा कहलाई। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। भाषा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, भाषा का जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ है संस्कृत की भाष धातु से, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाष मीन्स बोलना। मनुष्य जब बोलता है तो उसके मुख से जो सार्थक ध्वनियाँ निकलती हैं उनसे ही शब्दों का निर्माण होता है। भाषा के द्वारा विचार प्रकट करने के लिए शब्दों और वाक्यों को बोलकर या लिखकर प्रयोग किया जाता है। यही प्रयोग भाषा कहलाती है। अर्थात मनुष्य के द्वारा जो शब्द बोले जाते हैं, कहे जाते हैं और उससे जो ध्वनियाँ निकलती हैं उनसे शब्दों का निर्माण होता है और यही शब्द लिखकर या बोलकर प्रकट किए जाते हैं जो भाषा कहलाती है। जैसे, अरे आनंद तुम कब आई? यहाँ एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से पूछा जा रहा है और 1 घंटे से यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने क्या जवाब दिया? एक प्रश्न पूछा गया और जवाब भी दिया, अर्थात एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हुआ। दादाजी को मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दादाजी, मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये लिखकर बताया जा रहा है। ऊपर दिए गए पहले चित्र में आनंद और प्रज्ञा बातचीत करके अपने मन की बात प्रकट कर रहे हैं और दूसरे चित्र में अंकिता पत्र लिखकर अपने मन के भाव प्रकट कर रही है। यहाँ बोलकर भाव प्रकट किए जा रहे हैं, यहाँ पर लिखकर प्रकट किए जा रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं भाषा की परिभाषा। परिभाषा क्या होती है? भाषा सार्थक ध्वनियों का ऐसा मेल है जिसके माध्यम से हम अपने मनोभावों और विचारों को एक दूसरे से बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा सार्थक ध्वनियों का मेल है, अर्थात भाषा में जो अर्थ सहित ध्वनियाँ निकलती हैं उनके माध्यम से जो मन के विचार प्रकट किए जाते हैं, चाहे वो बोलकर प्रकट किए जाएं या लिखकर, वो भाषा कहलाती है। अब आता है भाषा के रूप। व्यक्ति अपने भावों तथा विचारों को आपस में बोलकर, सुनकर अथवा पढ़ लिखकर प्रकट करता है। व्यक्ति कैसे अपने विचारों को करता है? या तो बोलकर या लिखकर। इस प्रकार भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जो लिखकर की जाती है वो लिखित भाषा कहलाती है, जो बोलकर की जाती है वो मौखिक भाषा कहलाती है।
अब मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा क्या होती है? मुख से बोली जाने वाली तथा कानों से सुनी जाने वाली वाणी भाषा का मौखिक रूप है। यह भाषा का ध्वनि रूप होता है, जैसे दो व्यक्तियों का आपस में बातचीत करना, शिक्षकों द्वारा बच्चे को बोलकर पढ़ाना या प्रश्न पूछना, प्रश्न सुनकर छात्र का जवाब देना। उपर्युक्त सभी उदाहरण मौखिक भाषा के हैं। अर्थात ये जितने भी उदाहरण दिए गए हैं, जो हम जिसके द्वारा सुनते हैं और बोलते हैं, तो एक शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनसे प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न सुनकर छात्र जवाब भी देते हैं, दो व्यक्ति आपस में कुछ वार्तालाप भी करते हैं, तो ये सब क्या है? मौखिक भाषा। अपने विचारों को बातचीत के द्वारा व्यक्त करने की भाषा के जिस रूप का प्रयोग होता है वह मौखिक भाषा कहलाती है। हम अपने विचारों को बोलकर जब प्रकट करते हैं किसी दूसरे के सामने, तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। अब आती है लिखित भाषा। भाषा का लिखित रूप भाषा की लिपि रूप होता है। लिपि रूप माने जो ध्वनियाँ होती हैं उनके चिह्न होते हैं, और उन चिह्नों के रूप को लिपि कहा जाता है। इसमें व्यक्ति मुख से बोली गई ध्वनियों के प्रतीक चिन्हों यानी लिपि चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट करता है, और इन व्यक्त विचारों को पढ़कर समझता है। लिखित भाषा में क्या होता है कि जो ध्वनियाँ होती हैं उसको एक चिन्हों के माध्यम से प्रकट किया जाता है और उनको लिखकर दूसरे के सामने रख दिया जाता है, और वो व्यक्ति उसको पढ़ लेता है और समझ लेता है। जैसे पुस्तक, पत्र, समाचार पत्र आदि में लिखित भाषा प्रयोग की जाती है। जैसे किताब अब हम पढ़ रहे हैं, तो ये भी लिखित भाषा का माध्यम है, लेकिन मैं बोलकर आपको बता रही हूँ, ये मौखिक भाषा का माध्यम है। भाषा का लिखित रूप उसे स्थायित्व प्रदान करता है। भाषा की जो लिखित, अब ये जो आपके सामने बुक है, इसको हम जब पढ़ रहे हैं तो जो आवाज़ निकल रही है वो तो मौखिक रूप में आती है, और जो ये लिखा हुआ है ये स्थायी रूप है। जैसे दादाजी रामायण पढ़ रहे हैं, मनोहर कहानी लिख रहा है, बच्चे कविता याद कर रहे हैं, वैभवी अपना गृह कार्य कर रही है। उपर्युक्त सभी उदाहरण लिखित भाषा के हैं। अर्थात ये रामायण भी लिखी हुई है जिसको हम पढ़ रहे हैं, मनोहर कहानी लिख रहा है अर्थात वो बहुत समय तक लिखी रहेगी और उसको कोई दूसरा भी पढ़ सकता है। बच्चे कविता याद कर रहे हैं, कविता भी कहीं लिखी हुई है जिसको बच्चे पढ़ रहे हैं और याद कर रहे हैं। वैभवी अपना गृह कार्य कर रही है अर्थात वह भी अपना गृह कार्य लिखकर कर रही है। अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करने में भाषा के जिस रूप का प्रयोग होता है वह लिखित भाषा कहलाती है। अर्थात हमारे जो विचार होते हैं उनको हम लिखकर जब व्यक्त करते हैं तो भाषा का लिखित रूप कहलाती है।